हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ और नए गैराज इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कनेक्टिंग रॉड अलाइनर। कनेक्टिंग रॉड अलाइनर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कनेक्टिंग रॉड जो कि क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन के साथ कनेक्ट करता है उसकी अलाइनमेंट करने में मदद करता है या अलाइनमेंट करता है वाइल रिपेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड, या सिंपली बोलें रिपेयरिंग ऑफ इंजन में। अगर कनेक्टिंग रॉड में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए, उसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए जो है कनेक्टिंग रॉड अलाइनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड इज़ द लिंक बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। A bent or twisted connecting rod may cause bearing damage, piston and ring wear, and resulting in excessive oil consumption. Therefore, the connecting rod should be checked। और जो कनेक्टिंग रॉड हैं उसके डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है बेंड, दूसरा है ट्विस्ट। बेंड और ट्विस्टिंग कनेक्टिंग रॉड इन misalignment of bore causing bearing to be cocked so the bearing edge makes metal to metal contact with the journals. This metal to metal contact areas cause excessive wear on bearing। तो एक ज़रूरी हो जाता है कि जो बेरिंग्स हैं, जो कनेक्टिंग रॉड और बिग एंड और उसके स्मॉल एंड पे लगे हुए हैं, जो पिस्टन को और कनेक्ट शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, उनका एक्सेसिव वियर ना हो। तो कनेक्टिंग रॉड जो है, क्योंकि काफ़ी एक्सेसिव लोड के अंडर काम करता है, तो वो जो है उसको चेक करना चाहिए कि अगर पिस्टन में ज़्यादा, सिलेंडर में ज़्यादा वियर एंड टियर आ रहा है तो इसका मतलब, यहाँ आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब जो है कनेक्टिंग रॉड की मिसअलाइनमेंट हो सकती है। तो उसको हम जो है चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसको किस तरह से हमें चेक करना है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड। एक है फेस प्लेट। फेस प्लेट वो चीज़ होगी जहाँ से जो है हमें चेक करेंगे पिस्टन को, उसके ऊपर टच करके और ऊपर नीचे करके चेक करेंगे कि क्या वो अलाइनमेंट में है या नहीं है। अगर उस पर प्रॉपरली ऊपर नीचे जाते वक्त वो टच हुआ तो डैट मीन्स के कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट में है। अदरवाइज कनेक्टिंग रॉड जो है अलाइनमेंट में नहीं है। सेकंड इज नर्लिंग नट, आर्बर, ए ब्लॉक फॉर चेकिंग होल्डिंग जॉज एंड बैलेंसिंग वेट। ये है वी ब्लॉक फॉर चेकिंग। ये इस तरह का जो है कनेक्टिंग रॉड अलाइनर हमारे पास जो है होता है। इसके अंदर ये यहाँ पे होती है नीचे सरफेस प्लेट, या इस तरह से कहें कि बेस। ये बैलेंसिंग वेट होगा जो कि एक तरह से क्रैंक शाफ्ट का तरह एक्ट करेगा, जिसके ऊपर हम जो है इसको होल्डिंग जॉज के अंदर जो है कनेक्टिंग रॉड का जो है वन एंड, यानी कि बिगर एंड यहाँ पे जो है जो क्रैंक शाफ्ट पे लगता है वो यहाँ पे उसको होल्ड करेंगे। ये है कनेक्टिंग रॉड, ये है पिस्टन पिन ये वाली, और ये पूरा का पूरा पिस्टन। ये जो चीज़ है ये डिनोट करती है हमारा कॉलम, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो है एक्ट करती है एज अ फेस प्लेट। फेस प्लेट कैसे काम करेगा ये? इसको जब हम इसके अंदर होल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक वी ब्लॉक लगाएंगे जो कि ऊपर वेट रखेगा इसके ऊपर, इसको जब ऊपर नीचे हम लेके जाएंगे पिस्टन को, तो ये जो पिस्टन है ये इस फेस प्लेट पे बिल्कुल सीधा जा रहा है टच करके या नहीं। इससे हम डिटरमिन करेंगे कि क्या हमारा ये कनेक्टिंग रॉड जो है अलाइनमेंट में है या नहीं। तो इसका बहुत ही जो है सिंपल प्रोसीजर है। तो आइए देख लेते हैं इसकी वर्किंग। सबसे पहले है प्लेट्स प्लेस द कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन पिन असेंबली ओवर द आर्बर and secure it by tightening the holding jaws with the knurled nut. Second number,
The cap does not have to be on the rod for testing. Be sure that connecting rod is held firmly, यानी कि सही से वो बंधा हुआ हो. नंबर थर्ड, check for bend by holding the checking V block on the pin so that the ground edge of the checking V block is against the face plate. यानी कि ये जो V ब्लॉक यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर, ये V जो है बिल्कुल प्लेट के ऊपर ऐसे फेस प्लेट पे टच करके जो है जाना चाहिए. Check for twist by holding the checking V block against the pin with ground edge against the face plate at right angles. Check for bend using rod and flat top piston assembly. Clean the carbon deposit from top of piston. Check for bend by holding checking V block on top of piston. Be sure that piston and rod are upright on arbor. ये इस तरह से जो है हम पिस्टन को या उसके ऊपर वी ब्लॉक लगा के जो है इसको जब हम रोटेट करेंगे इस बैलेंसिंग वेट की मदद से, जब ये ऊपर नीचे जाएगा ये रोटेशन की वजह से, तो हम यहाँ पे फेस प्लेट पे इजीली चेक कर सकते हैं. तो ये था हमारा कनेक्टिंग रॉड अलाइनर. इसके अंदर जो है हम पिस्टन को ट्विस्ट करके, पिस्टन को तिरछा करके कुछ एक एंगल पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या पिस्टन के अंदर कोई ट्विस्टिंग डिफेक्ट तो नहीं है. तो उसके लिए जो है हम इसको एंगल में ला के भी चेक कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट है लाइन बोरिंग मशीन, या फिर इसको भी ये भी कहा जाता है अलाइन बोरिंग मशीन. जब भी हमारे को इंजन के अंदर कोई से भी पार्ट्स मशीन करने हैं तो वहाँ पे हमारे को काफ़ी जगह ये ज़रूरत पड़ती है कि सभी पार्ट्स जो हैं आपस में बिल्कुल सही साइज़, प्रिसाइज साइज़ के हों, प्रिसीजन हो, एक्यूरेसी हो. जैसे कि क्रैंकशाफ्ट है, वो यहाँ पे सपोज़ ये इंजन है, यहाँ पे हमने क्रैंकशाफ्ट को लगाना है इस एरिया में, तो यहाँ पे एक बेरिंग लगेगा और यहाँ पे एक बेरिंग लगेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेरिंग का सेंटर और ये बेरिंग का सेंटर और इस बेरिंग का साइज़ और इस बेरिंग का साइज़ बिल्कुल जो है प्रॉपर हो, बराबर हो. अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मिसअलाइंड हो गया तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो मिसअलाइनमेंट में आएगी. इसी तरह से ऊपर कैम शाफ्ट है या और भी जो इंजन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है जब बेरिंग साइजेस बनाने के लिए, तो जो है हम इस लाइन बोरिंग मशीन का यूज़ करते हैं. तो आइए देखते हैं कि लाइन बोरिंग मशीन किस तरह से दिखती है. एक सिंपलीफाइड डायग्राम की मदद से देखते हैं. ये एक सिंपलीफाइड डायग्राम है लाइन बोरिंग मशीन का, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि ये तो है बेस, ये हैं दो कॉलम, यहाँ पे स्पिंडल है, जिस तरह से एक लेथ मशीन पे होता है उस तरह का स्पिंडल है, चक है, यहाँ पे ड्राइविंग मोटर है जो इसको रोटेट करेगी, और यहाँ से बीच में से बोरिंग बार इसे बोलते हैं, लाइन बोरिंग बार, जो कि बिल्कुल बहुत ही प्रिसाइज्ड, एक्यूरेट, सेंटर बिल्कुल इसका जो है सही रहता है. और ये हमने जो है इंजन ब्लॉक रखा और उसके बीच में से इसको निकाला. ये यहाँ पे इसके ये नंबर 1 2 3 ये जो हैं इसके टूल्स हैं जो हमारे इस पोजीशन पे मशीनिंग करके हमें देंगे और प्रॉपर साइज़ बना के देंगे. तो एक ये बहुत ही सिंपलीफाइड वो मशीन है. ये इस तरह से इसका बोरिंग बार होता है जिस पर टूल्स हम लगा देते हैं नंबर 1 2 3 की जगह. ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे को किस तरह का काम चाहिए. तो ये होती है हमारी लाइन बोरिंग मशीन. तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं. बोरिंग बार हैविंग कटर्स, बोरिंग हेड, कॉलम, मोटर, सैडल. सैडल यानी कि जो हमारा बेड कह सकते हैं उसके, जिसके ऊपर इंजन ब्लॉक को रखा है. एंड सपोर्ट कॉलम, स्पिंडल, टेबल, एलिवेटिंग स्क्रू, बेड, गाइडवेज, बेस. So this machine is a kind of horizontal boring machine as its spindle rotates about horizontal axis. It uses a single point cutting tool.
Its boring head provides the required motion to the boring tool. The long boring bar is held at one end by spindle of boring head. Its other end also needs support to avoid overhanging problem. तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आइए देख लेते हैं एक बारी इसकी वर्किंग यहाँ पे क्या दी हुई है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम मेन बेरिंग कैप parting surfaces. The resurfaced main bearing caps are fitted in place on the block to the specified torque. The main bearing housing boards are checked to determine exactly where metal must be removed to align the main bearing housing boards. The line boring tool is adjusted at each main bearing housing board to cut the correct diameter. The engine block and oil passages must be thoroughly cleaned after line boring. Remove the chips. तो इस तरह से जो है लाइन बोरिंग मशीन, ये देखिए ये इंजन रखा हुआ है और ये बोरिंग मशीन का जो स्पिंडल है, जो बोरिंग बार है, वो यहाँ से जा रही है और यहाँ पे जो उसके जगह जगह पे यहाँ पे टूल्स लगे होंगे। तो ये लाइन बोरिंग मशीन का जो है हमारा बहुत सिंपल ही सा प्रोसीजर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गैराज इक्विपमेंट कौन सा है। नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट है आर्बर प्रेस। अ प्रेस इज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द कंपोनेंट्स फॉर असेंबली वर्क। इट अप्लाइज फोर्स ऑन बेंट पार्ट्स टू स्ट्रेटन देम। जिस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस होती है या सिंपली प्रेस बोलें तो प्रेस का काम होता है किसी भी चीज़ को फोर्स के साथ जो है फिटिंग असेंबलिंग करना, या फिर कोई टेढ़ी चीज़ हो, कोई रॉड बेंड हो गया हो, उसको स्ट्रेटन आउट करना। तो आर्बर प्रेस भी उसी तरह से होती है, बस फ़र्क ये होता है कि आर्बर प्रेस जो होती है वो मैकेनिकली वर्क करती है, यानी कि मैकेनिकल फोर्स, ह्यूमन फोर्स इस्तेमाल करती है। इसके अंदर लीवर्स और कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं जिससे जो है फोर्स जो है हम लगाते हैं, ह्यूमन लगाता है मैकेनिकल फोर्स, और उससे हमारा वर्क डन होता है। हाइड्रोलिक वाले में या न्यूमेटिक प्रेस वाले में जो है फ्लूइड या एयर का इस्तेमाल किया जाता है। एन आर्बर प्रेस इज अ मैनुअल प्रेस ऑपरेटेड बाय हैंड। इट अप्लाइज फोर्स लेसर देन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस यूटिलाइजेज द फ्लूइड प्रेशर वेयर एज द आर्बर प्रेस यूटिलाइजेज मैकेनिकल लिंकेज टू अप्लाई फोर्स। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये इस्तेमाल होती है टू प्रेस आउट रिविट्स, फिटिंग ऑफ लीनियर इन द सिलेंडर ब्लॉक, इंस्टॉलिंग बुशेज इन द बेयरिंग, डेंटिंग वर्क, फ्लैटनिंग ऑफ शीट मेटल पार्ट्स, स्ट्रेटनिंग ऑफ बेंट एंड डिस्टॉर्टेड पार्ट्स। तो इसके पार्ट्स होते हैं हैंडल फॉर मैनुअल ऑपरेशन, बॉडी, बेस, टेबल, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, यानी कि सिंपली बोलें तो इस तरह का अटैचमेंट या इस तरह का लीवर मैकेनिज्म कि जिससे जब हम हैंडल ऊपर नीचे करेंगे तो ये इससे जो है प्रेस जो है वर्क करेगी। आर्बर और हेड, तो इसका वर्किंग है द वर्क इज माउंटेड ऑन द टेबल, हैंडल और लीवर इज ऑपरेटेड बाय हैंड टू अप्लाई द फोर्स थ्रू द आर्बर ऑन वर्क पीस। द आर्बर इज मैच्ड विद द पिनियन, पिनियन इज मूव बाय the handle which further gives a vertical movement to the arbor. Rack and pinion type mechanism is placed in the head. तो ये जो है हमारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आर्बर प्रेस का हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बॉडी है उसकी, इस चीज़ को आर्बर बोलते हैं, या रॉड है एक तरह का जो कि फोर्स जहाँ से वर्क डन करके देगी। ये हैंडल है जिसको हम प्रेस करेंगे, ये इसका हेड है, ये यहाँ पे रैक पिनियन असेंबली लगी हुई है, और ये टेबल जहाँ पे हम अपना जॉब या वर्क पीस जिस पे हमें वर्क करना है उसको हम लगाएंगे, और ये बाकी इसका नीचे बेस। तो इसका जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम ये रहा, ये हैंडल, ये रैक पिनियन असेंबली, इस चीज़ को बोलते हैं आर्बर, बॉडी, बेस, टेबल। तो इसको जब इधर प्रेस करेंगे ये ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ पे जो वर्क रखा होगा, सपोज़ यहाँ पे रिविट लगानी है तो हम जो है प्रेस को यहाँ से दबाएंगे, ये रॉड इस रिविट को अंदर इंसर्ट कर देगा। सपोज़ कोई बेंड रॉड है
उसको हमें स्ट्रेटन आउट करना है। उस बेंड रॉड को हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, ये प्रेस होगा और ये धीरे धीरे करके इसको हम स्ट्रेटन आउट करेंगे। तो ये होती है हमारी आर्बर प्रेस। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट कौन सा है। हमारा नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट है नोज़ल ग्राइंडिंग एंड लैपिंग मशीन। नोज़ल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए, जिसके आगे एक नोज़ल दिया रहता है जहाँ से एक स्प्रे निकलती है बाहर और वो सिलेंडर में जाती है फॉर द फर्दर एक्शन। तो जो वो नोज़ल रहती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ड्यू टू दी प्लंजिंग एक्शन या स्प्रिंग एक्शन की वजह से, जिस तरह से एक स्प्रिंग वर्क करता है या स्प्रे काम करती है, तो नोज़ल के अंदर जो पार्ट्स मूव करते हैं उसकी वजह से जो नोज़ल है वो उसका जो प्रॉपर डिग्री है वो वियर एंड टियर हो जाता है, या फिर उस पर कार्बन डिपॉजिट होने की वजह से उसका एंगल जो है एज प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता है। तो उसके लिए जो फिर हमारे को नोज़ल ग्राइंडिंग एंड लैपिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो है हम नोज़ल को प्रॉपरली ग्राइंड करते हैं, उसके साइज़ को दोबारा से रीफेस करके मेंटेन करते हैं, जिससे जो है प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन हो, उस फ्यूल इंजेक्शन में किसी तरह का कोई नोज़ल में कोई डिफेक्ट ना आए, जिससे हमारा जो है पावर स्ट्रोक के अंदर जो है प्रॉपरली फ्यूल जाए और प्रॉपरली जो है बर्न हो, जिससे हमारे को मैक्सिमम वर्क मिले विद द यूज़ ऑफ मिनिमम ऑफ फ्यूल। तो आइए देखते हैं नोज़ल ग्राइंडिंग एंड लैपिंग मशीन के बारे में। द इंजेक्टर nozzle is secured to the body of fuel injector by means of a cap nut. The nozzle has a spring-loaded valve. The valve is held closed by spring until high fuel pressure is applied through the injection pipe to the nozzle. When this happens, the pressure forces the valve off its seat. Then fuel is injected into the combustion chamber in the form of spray. When pressure is relieved, the spring pulls या pushes the valve back onto the seat. Then fuel stops spraying from nozzle. Most nozzle trouble comes due to following reason: clogged and कार्बोक्साइड टिप्स यानी कि कार्बन डिपॉजिट हो गया, डिफेक्टिव वॉल सीटिंग, स्टक वॉल स्टेम, एरोडेड वॉल स्टेम, इनकरेक्ट वॉल स्प्रिंग टेंशन। तो इसके लिए जो है हमें ये इस तरह से जो है नोज़ल जो होता है उसमें हमारे को चाहिए 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री डिस्टर्ब हो गई, ये यहाँ पे गैप आ गया, जिसकी वजह से हम नोज़ल प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो हम इस एरिया को जो है दोबारा से रीसरफेस करेंगे, रीग्राइंड करेंगे, इसकी लैपिंग करेंगे, जिससे जो है ये एंगल एज क्लोज पॉसिबल टू दी 60 डिग्री हो, जिससे जो है हम प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन कर सकें। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से जो है काम करता है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। Place a little of rough paste on the lap and set the machine in motion. The angle of lap should be 61 degree. Then place the nozzle on lap and press the seat against the lap point and release, thus allowing nozzle body seat to break contact with lap tip. Again press and release. This intermittent pressing and releasing of nozzle against the lap should occur 20 to 30 times per minute. All the while the nozzle should be rotated by a circular motion. तो इस तरह का जो है हमारा ये नोज़ल रहता है। ये लैंप दिया हुआ है मशीन पे प्रॉपर काम करने के लिए, ये उसका ड्राइविंग मोटर है, ये ग्राइंडिंग व्हील है जहाँ पे हमारे को ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये लैपिंग टूल है जहाँ पे हमारे को लैपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी,
ये वर्क होल्डिंग डिवाइस है। हम जो है इसके अंदर जो है ये टेबल है, बेस है, ये इसके ऊपर जो हम टेबल को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे इस एरिया में जो है नोज़ल को लगाएंगे और इस लैप और इस ग्राइंडिंग मशीन की मदद से या ग्राइंडिंग व्हील की मदद से जो है हम उसके एंगल को मेंटेन करेंगे, जो एंगल उसका डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से जो है हमारा प्रॉपरली फ्यूल इंजेक्शन नहीं हो रहा। It will be seen that every time a nozzle is repaired by lapping, the seating is dropped slightly lower into the body, and for this reason it is found impracticable to repair a nozzle more than 3 times. जो नोज़ल रहती है उसको हम जब ग्राइंड करते हैं या लैपिंग करते हैं, उसकी डिग्री सेट करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर के उसके पार्ट हैं, जो प्लंजर और बाकी चीज़ें हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे नीचे। तो अगर वो एक पोजीशन से ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तब भी जो है फ्यूल इंजेक्शन प्रॉपर नहीं होएगी। तो ये देखा गया है कि एक फ्यूल इंजेक्टर जो है मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है उसको हम ग्राइंडिंग या लैपिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएगा और हमें उसको नया ही लगाना पड़ेगा। The needle of the nozzle is ground by grinding wheel on this machine. After lapping the nozzle body, remove lap from machine and fit nozzle wall or needle in place of lap. Then carry on the lapping until the wall seating is free from score marks and obtain narrowest possible line contact between nozzle wall seat and nozzle body seat. जब हम नोज़ल का डिग्री सेट कर देंगे तो जो उसके ऊपर पिन काम करता है, जो वॉल काम करता है, उसका भी डिग्री उसके हिसाब से रीसेट करना है, जिसको हम जो है ग्राइंडिंग व्हील की मदद से रीसेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नोज़ल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। हमारा नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट है फ्यूल इंजेक्शन पंप कैलिब्रेटिंग मशीन। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि फ्यूल का जो इंजेक्शन पंप होता है, जिससे जो फ्यूल फ्रॉम दी फ्यूल टैंक नोज़ल तक ट्रैवल करके जाना है, वो अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसको जो है फ्यूल प्रॉपर नोज़ल भी जो है आगे स्प्रे नहीं कर पाएगी। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप को चेक करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए बाद में कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। या तो वो हैंड ऑपरेटेड या तो मोटर ड्रिवन होगा। हम देखते हैं कि मोटर ड्रिवन जो है किस तरह से जो है काम करता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप कैलिब्रेटिंग मशीन। ये हमारी मशीन है, ये हमारा बेंच या जिसको हम बेस बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक पैनल है जिससे कि फ्यूल इंजेक्शन पंप को हम ऑपरेट करेंगे। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है और यहाँ से चारों हमने इंजेक्टर्स लगा दिए। अब ये इंजेक्टर लगाने के बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। हर इंजेक्टर के नीचे जो है हम ग्लास की ट्यूब्स लगाएंगे। जिस तरह से टेस्ट ट्यूब्स होते हैं वैसे एक मेजरिंग ग्लास टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और हम इसको ऑपरेट करेंगे एक प्रॉपर समय के लिए, एक प्रॉपर टाइम के लिए कि इतनी स्ट्रोक्स पर मिनट जो हैं और इतने मिनट के लिए जो है हमें, या सिंपली बोलें कि इतने नंबर ऑफ स्प्रेज जब उसके नोज़ल ने दिए, इस फ्यूल इंजेक्टर ने दिए, तो वो कितना कितना फ्यूल जो है हमारे पास यहाँ पे आया। अगर तो ये फ्यूल उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोज़ल स्प्रेज या पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ या पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए उतना ही है जितना मैन्युफैक्चरर ने प्रिस्क्राइब किया है, फिर तो इसका मतलब पंप सही से काम कर रहा है, नोज़ल भी सही से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे को देखना पड़ेगा कि अगर हमारे नोज़ल्स बिल्कुल फ्रेश हैं, उनमें कोई कार्बन डिपॉजिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो फ्यूल पंप है इसमें प्रेशर जो सही से नहीं बन रहा है, जिससे जो है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे को हेल्प करेगी फ्यूल पंप की डिफेक्ट्स को ठीक करने में। तो आइए
एक बारी इसकी जो है वर्किंग की तरफ भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है माउंट एंड कपल द फ्यूल इंजेक्शन पंप विद द पंप कैलिब्रेटिंग मशीन। सेट द कंट्रोल रॉड ओपनिंग ऑफ पंप टू माइल्ड पोजीशन और से 6 mm. Make all the connection of fuel pipes at inlet and outlet of pump element. The delivery pipe from the pump are connected to the injection nozzles. Number 4. Operate the machine and run the pump. Operate the machine and run the pump at 600 rpm. Bleed the system by opening air vent cock. Number 5. Make wetting of internal surfaces of the measuring glasses by filling and emptying them for about 3 minutes. Deliver the complete amount of fuel from glass tube by tilting them and show that they are fully empty. हम जो है हर 3-3 मिनट उसको चला के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हर 3 मिनट में क्या वो सेम ही फ्यूल आ रहा है या कभी कम ज़्यादा भी हो रहा है। Allow the fuel to enter the glass tubes at 600 rpm and 200 strokes. यानी कि 600 रोटेशंस पर मिनट जो है उस पर जब चलेगा इंजन और जो 200 स्ट्रोक्स पंप की जो होंगी उसके लिए हमने 3-3 मिनट के गैप के लिए उसको चलाना है। Then take the readings of fuel delivered into the glass tubes. Compare these readings with the manufacturer's chart values for the 6 mm rack position. If there are variation in these readings, then adjust the pump element to bring the reading as close as possible to manufacturer chart value. This adjustment can be done by setting the clamp screws. Now again check deliveries at 6 mm control rod setting at 600 rpm. Quantities should be within limited, otherwise adjust again. इस तरह से जो है हमारा ये फ्यूल इंजेक्शन पंप कैलिब्रेटिंग मशीन जो है काम करता है। तो चलिए आइए आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट के बारे में जो कि है वॉल्व रीफेसर। वॉल्व जैसे कि आपको पता है इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व्स होते हैं जिससे कि एयर इनलेट होती है या एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट होता है और एग्जॉस्ट वॉल्व से जो है बर्नड गैसेस या बर्नड फ्यूल होने के बाद जो एग्जॉस्ट बच जाता है वो जाता है। तो जो वॉल्व्स का प्रॉपरली वॉल सीट के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है अंदर जो है ना तो एयर फ्यूल मिक्सचर सही से पहुंच पाएगा अगर वो लूज़ हो गया इनलेट वॉल्व, और अगर एग्जॉस्ट वॉल्व में गड़बड़ हुई तो प्रॉपरली एग्जॉस्ट नहीं होगा या फिर एग्जॉस्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और जो है हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर भी जो है एग्जॉस्ट में जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्व्स को जो है रीफेस करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उसको रीसेट करते हैं। तो आइए देखते हैं किस किस तरह से होता है। Whenever there is overhauling of an engine, the valves are removed and checked for wear. If wear is not excessive, then the valves are removed and checked for wear. If wear is not excessive, then the valves are rephased to remove scratches. Due to very fast up and down movement of valves on valve seats during engine operation, the valve face and valve seat get scratched and pitted. To remove the scratches and pits on the face of valve, the valves are refaced on the valve refacing machine. तो आइए देखते हैं वॉल्व रीफेसिंग मशीन जो है ये इस तरह से जो है वॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं वॉल्व रीफेसिंग मशीन के ऊपर किस तरह से जो है वॉल्व को रीफेस किया जाएगा। तो ये जो है हमारी वॉल रीफेसिंग मशीन होती है जिसके अंदर ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसके अंदर ये बेस है, ये टेबल है, यहाँ पे जो है हमने ग्राइंडिंग व्हील का जो हेड है ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। ये हमने ये डार्क ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये वॉल हमने पकड़ा हुआ है। ये वॉल का चक है जो कि 45 डिग्री 60 डिग्रीज के हिसाब से जहाँ पे हमारे को
जिस हिसाब का वॉल होता है उस हिसाब से हम चक सेट कर लेते हैं। ये वर्क हेड है, ये लीवर टेबल को आगे पीछे करने के लिए। और एक कूलेंट, कूलेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, रीफेसिंग करेंगे, तो हमारे को उसका सरफेस स्मूथ चाहिए, तो हम जो है ग्राइंडिंग व्हील के साथ कूलेंट भी जो है उसके ऊपर डालेंगे। वाटर और एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो कि हमारा कटिंग में और एक स्मूथनेस लाने में हमारे को हेल्प करता है। तो इस तरह से हम जो है वॉल चक के अंदर वॉल को पकड़ेंगे, ग्राइंडर व्हील को रोटेट करेंगे, चलाएंगे मशीन ऑपरेट करके विद द हेल्प ऑफ मोटर, और जहाँ जहाँ हमारे को ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम जो है ग्राइंडिंग व्हील की मदद से वॉल को रीफेस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। फॉर रीफेसिंग ऑफ वॉल, द वॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम सिलेंडर हेड, the carbon is removed from wall and scratches, pits and cracks are identified. Check the scale angle to make sure the chuck is set to correct angle, that is 45 degree for 45 degree wall and 30 degree for 30 degree wall. Insert the wall stem in the chuck and tighten firmly. The wall head should extend 1 inch. Locate the cross and in-out feed handles. Using the two feed handle, locate the wall face directly in front of grinding wheel, keeping very small distance. Start the electric motors. Adjust in-out feed handle until the grinding wheel or refacing stone lightly contact the wheel wall surface या wall face. Number 8. Turn the cross feed handle so that the wall face moves completely across the rotating grinding wheel. Adjust in-out field to a slightly deeper cut. Turn the cross feed handle again as in step 8 and continue step 8 and 9 until wall face is true and without pits, scratches, cracks, sore marks, blunt spots. Number 11. Move back either grinding wheel or work head with the help of controllers and then stop machine and remove the refaced wall. तो इस तरह से जो है वॉल, ये मशीन है, ये जो उसका चक रहता है डिग्री के हिसाब से, इसके अंदर हम यहाँ पे वॉल लगाएंगे और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा ऑपरेट करेगा और जो है हम उसको हम प्रॉपरली वॉल को रीफेस कर लेंगे। इस तरह से जो है वॉल को माउंट करके और इन आउट हैंडल की मदद से जो है हम वॉल को अच्छे से रीफेस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वॉल रीफेस के बाद नेक्स्ट गैराज इक्विपमेंट जो है वॉल सीट कटर या वॉल सीट कटिंग। As we know that the wall and wall seat may be damaged by scratching, pitting or burning after long use, it results in loss of compression by back leakage through walls. In many cases of wall reconditioning, it becomes necessary to retrue the wall seat either because the seat is too wide or is worn unevenly. Reamers of proper angle can be used on cast iron wall seats. So the special type of conical reamers are used to wall seat cutting. जब हमने वॉल को भी रीफेस कर लिया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जो वॉल सीट है वो भी जो है प्रॉपरली जो है उसी एंगल पे हो, क्योंकि उसमें भी वीर एंड टियर होगा। तो हम वॉल सीट कटर का इस्तेमाल करेंगे। वॉल सीट कटर एक बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ इक्विपमेंट है इस तरह का। इस तरह से जो है वो कटर होता है और हैंडल की मदद से हम उसको वॉल सीट के अंदर डाल के और उसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं, जिससे कि वो जो है वॉल प्रॉपर एंगल पे जो वॉल सीट है वो प्रॉपरली इस तरह से वो जो होता है हमारा हैंडल, ये हमारा कटर होता है, ये हमारी वॉल सीट होती है। हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हैंडल को रोटेट करेंगे और वॉल सीट का जो है प्रॉपर डिग्री मेंटेन हो जाएगा। उसके ऊपर कोई स्क्रैच हो, पिट्स हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कार्बन डिपॉजिट हो, वो सारा रिमूव हो जाएगा और इस तरह से जो है हम वॉल सीट को कट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ
वॉल सीट कटर होते हैं और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से ये काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वॉल सीट ग्राइंडिंग। जब हमने वॉल सीट को कट कर लिया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो वॉल सीट का सरफेस हो वो काफ़ी स्मूथ हो और किसी भी किस्म से वो चारों तरफ से जो उसकी गोलाई है वो अनइवन ना हो, क्योंकि हैंड का प्रेशर होता है तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि कहीं पे ज़्यादा कटिंग हो जाए, कहीं पे कम हो जाए। अनइवन सरफेस की वजह से जो है लीकेज होने का चांस बना रहता है। तो हम उसको ग्राइंडिंग व्हील से, एक स्पेशली डिज़ाइंड ग्राइंडिंग व्हील से जो है ग्राइंड करते हैं, ताकि जो उसका सरफेस के अंदर अगर कोई अनइवननेस है तो वो हट जाए और उसके ऊपर जो है स्मूथ एक तरह से चमक आ जाए और वो स्मूथ हो जाए, ताकि जब वॉल सीट उसके ऊपर बैठे तो कोई रफ सरफेस की वजह से उसको वॉल सीट के ऊपर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल सीट रीफेसिंग। जिस तरह से वॉल्व रीफेसिंग थी, ये वॉल्व सीट की रीफेसिंग है। इंस्पेक्ट द वॉल सीट फॉर क्रैक्स, बर्न्स, पिटिंग, रिजिस और इम्प्रॉपर एंगल एंड रिफेस बाय ग्राइंडिंग व्हील। रिफेसिंग द वॉल सीट में बी डन विद वॉल सीट ग्राइंडर। तो वॉल सीट ग्राइंडर किस तरह से काम करता है, ये इसकी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जिस तरह से वॉल सीट कटर होता है इसी तरह से वॉल सीट ग्राइंडर होता है। बस फ़र्क ये होता है कि उसको हम हैंड ऑपरेट करते हैं, इसको मशीन ऑपरेट करते हैं। और वॉल सीट कटर की जगह एक ग्राइंडिंग व्हील छोटा सा लगा होता है, उसी डिग्री का जिस डिग्री का हमारे को जो है एंगल तैयार करना है वॉल सीट के लिए। तो उसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ पे इस सरफेसिस को जो है रीफेस कर देगा और हमारे को जो है प्रॉपरली काम करके देगा। तो ये हमारा होता है इस तरह से। ये जो देखिए मशीन ऑपरेटेड है यहाँ पे, जो वॉल सीट ग्राइंडर है यहाँ पे, ये मशीन ऑपरेटेड की मदद से ये यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील लगा होगा छोटा सा, इसको हम ऑपरेट करेंगे, ये यहाँ पे रोटेट होगा हाई स्पीड में और उसको जो है ग्राइंडिंग स्टोन की मदद से या छोटे से ग्राइंडिंग व्हील की मदद से जो है वॉल सीट को जो है हम ग्राइंड कर पाएंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ गैराज इक्विपमेंट्स। आगे और गैराज इक्विपमेंट को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।